चलिए, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लद्दाख डिमांड्स को लेकर के कि लद्दाख में क्या क्या डिमांड्स मांगे जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। और देखिए, एक डिमांड इसमें जो मूल है वो है आपको 6 शेड्यूल। इसी को लेकर हम लोगों को मूल बातें करनी है और यहाँ से हमें समझ में आएगा कि रियल में लद्दाख का प्रॉब्लम है क्या। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज भी आप देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर समझाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है कि इन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे। क्या क्या मांग है इनका? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड की बात ये लोग कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 यानी कि 6 शेड्यूल में स्थान पाना चाहते हैं ये लोग। और इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो हैं आपको सोनम वांगचुक। ये आप लोगों ने नाम अभी सुना होगा, ठीक है, पर्यावरणविद है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई ये 6 शेड्यूल में जो शामिल होना चाहते हैं, ऐसा क्या मिठाई रखा हुआ है 6 शेड्यूल में, ये हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दे दिया है आपको 6 शेड्यूल। एक एक बातों को हम आपके सामने समझा देंगे। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, 6 शेड्यूल एक ऐसा नियम है जो पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों को उनकी संस्कृति, जमीन, परंपरा की रक्षा करने की ताकत देता है। तो पूर्वोत्तर भारत में क्या है? वही असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये राज्यों को यह अनुसूची अधिकार देता है कि वह अपनी संस्कृति, जमीन और परंपरा की रक्षा कर सके, और इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम, ढांचा तैयार कराता है यह अनुसूची। अब देखिए, कौन कौन से जगह हैं? तो मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों से लेकर मिजोरम की शांत घाटियों तक यह अनुसूची आदिवासियों की ढाल बनी हुई है। मतलब यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं किया जा सकता है, कारण 6 अनुसूची को लेकर। मगर मामला क्या है? लद्दाख की बर्फीली चोटियां जो है एक नई मांग शुरू कर दी है। और वो नई मांग क्या है जिसकी हमने चर्चा की? हमें भी छठी अनुसूची चाहिए। मतलब हम भी क्या करना चाहते हैं? अपने संस्कृति, अपने जमीन, अपने परंपराओं की रक्षा करना चाहते हैं। तो क्या और जो अनुसूची है या आर्टिकल्स है या संविधान के जो नियम हैं, वो क्या ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है? करती है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन उठता है कि आखिर यह अनुसूची क्या है, क्या ऐसा खास छिपा हुआ है, यही हम लोग देखेंगे। क्यों बनी यह अनुसूची, इसको देखेंगे। और क्यों इतना इस अनुसूची को लेकर हंगामा चल रहा है, ये 3 चीजों को हम लोग ढूंढने का प्रयास इसमें करेंगे। ठीक है, छठी अनुसूची क्यों हो रहा है विवाद, पहला बात है हमारे पास। तो देखिए, जब भारत का संविधान बना तो उसी समय से हम लेकर के चलते हैं कि जब भारत का संविधान मेकिंग हो रहा था तो 2 व्यक्ति, एक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक और व्यक्ति थे। तो उन लोगों ने, और संविधान सभा के जो लोग थे, उन लोगों ने देखा कि भाई जो पूर्वोत्तर भारत है, आदिवासी इलाका जिसको कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, इनकी जो कल्चर है और इनका जो जीवन शैली है, वो बाकी भारत के जो राज्य हैं, जो उनके जीवन का जीने का तरीका है, तो बाकी भारत के राज्यों से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये महसूस किया कौन? संविधान सभा के लोगों ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो अब क्या हुआ, वहां के लोग जो हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के हैं, जिनको छठी अनुसूची में शामिल किया गया है, शेड्यूल हमारे पास 12 हैं, तो इसी हम छठे शेड्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो वहां के लोग जो पूर्वोत्तर भारत के हैं, अपनी जमीन, जंगल और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही इनकी पहचान भी है। अब देखिए, अगर मानकर चलिए कि भारत के सारी गतिविधि वहां पर लागू हो जाए, अगर भारत के बाहरी लोग वहां जाकर के बस जाएं, तो उनकी जमीन खरीद लेंगे, और जैसे जमीन खरीद लेंगे तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए संविधान में अनुच्छेद, देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया है, संविधान के अनुच्छेद 244 क्लोज 2 एंड 275 क्लोज 1, इसके तहत छठी अनुसूची बनाई गई। ठीक है,
जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को जो है एक प्रशासन का उपबंध देती है, कि एक व्यवस्था देती है कि उनका सिस्टम चलेगा, पूर्वोत्तर भारत का सिस्टम चलेगा। कैसे चलाया जाता है, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस अनुसूची द्वारा कैसे चलाया जाता है वहां का प्रशासन। देखिए, इस अनुसूची के तहत, मतलब 6 अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं, जिसे हम ADCS कहते हैं। ठीक है, वहां पर बना दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई यही चलाएंगे। ये परिषद जो है, स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC, वहाँ के आदिवासी इलाकों में छोटी मोटी सरकार की तरह काम करती है। जैसे गवर्नमेंट चलता है, ठीक है, इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। क्या करते हैं ADC लोग? तो देखिए, ये जमीन, जंगल, वहाँ के स्कूल, बाजार, स्थानीय जो कानून है, इस पर बैठकर ये लोग फैसला लेते हैं। जो मूलभूत चीजें हैं उसको यही चलाते हैं। यानी कि सरकार की भूमिका कौन वहां निभाती है? ADCS। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ADCS क्या चलाती है? इन क्षेत्रों की जहां पर 6 शेड्यूल लागू है, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, वहां के इन सारे गतिविधियों को ADC देखती है, फैसला लेती है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर मेघालय की जो खासी हिल परिषद है, वहां पर वही यह तय करती है कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकता है या नहीं। वही बैठ करके तय करे कि आपको देंगे कि नहीं देंगे। इससे क्या होता है? इससे आदिवासियों का जो जमीन है वह काफी सुरक्षित रहता है। अब अगर ब्रिटिश शासन में जाएंगे तो इन लोगों का बड़ा शोषण हुआ, बहुत परेशान किया ब्रिटिश ने, लेकिन फिर भी इनको अलग करके रखा। वो मुख्य धारा में इनको उस वक्त भी नहीं जोड़ा। जिस तरह से अन्य जगहों पर ब्रिटिश शासन में शासन किया जाता था, इस तरह से वहां पर शासन नहीं किया जा सकता था। ये अंग्रेजों ने भी ध्यान रखा। अब चलिए, तो यहाँ की जमीन सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़ा काम किया जाता है। संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके लिए वहां पर अलग परिषद बना के, यानी कि एक अलग छोटा मोटा गवर्नमेंट टाइप सिस्टम चलाया जाता है। अब देखिए, ये जो लद्दाख वाला मामला है, ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है और लद्दाख क्यों कह रहा है कि हमको 6ठी अनुसूची में शामिल कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है कि यह जो लेह वाला विवाद है, यह शुरू हुआ 2019 से। 2019 से क्यों शुरू हुआ? तब वह जम्मू कश्मीर में था, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और लद्दाख को हमने बना दिया UT, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उस समय लद्दाख में 97% लोग अगर देखा जाए तो आदिवासी समूह के हैं। अब ये आदिवासी तो उसी टाइप के वहाँ भी हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ये भी मिलता जुलता मामला है। कौन लोग हैं? तो बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भोटिया और बल्ती कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं वहां के जनजाति? भोटिया या बल्ती कहे जाते हैं। 97% लोग हैं। ठीक है, वहां के लोग चाहते हैं, कहाँ के? लेह लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हम भी तो क्या हैं? अनुसूची में, मतलब हम भी तो जनजाति में ही हैं, तो हमको भी उसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है क्यों नहीं? क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को? देखिए, प्रश्न ये है कि लद्दाख के लोग क्यों चाहते हैं 6ठी अनुसूची में। तो लद्दाख के भी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो सुविधा हमने पूर्वोत्तर राज्यों में दी हुई है, वो सारी सुविधा, सारा प्रोटेक्शन इन लोगों को मिल जाए, ये यही चाहते हैं। लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। लद्दाख के लोग अभी डर रहे हैं कि अगर 6ठी अनुसूची हमें नहीं मिला, प्रोटेक्शन नहीं मिला, कि बाहरी लोग नहीं आ सकते हैं, हम अपने अनुसार शासन नहीं चलाएंगे, तो होगा क्या कि बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे और आकर बाहरी लोग उनके जमीन को खरीद लेंगे और उनको ऑक्युपाइड कर लेंगे। जैसे अंग्रेजों के शासन में बड़े बड़े जमींदार जाते थे और इन्हीं लोगों को अपने बंधक टाइप बना लेते थे, अपने यहाँ काम कराते थे। तो ये इसलिए डर रहे हैं, तो बाहरी लोग वहाँ जमीन खरीद लेंगे, ये उनके मन में डर है। पर्यटन और खनन के लिए उनकी पहाड़ी जमीन जो बहुत मानते हैं, वो लोग बहुत मान्यताएं हैं उनके मन में। उनको लगता है कि पर्यटन के लिए, खनन के लिए लोग जो है पहाड़ों पर कब्जा कर लेंगे
और कब्जा हो जाएगा तो उनकी संस्कृति को खतरा हो जाएगा, उनका दोहन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि नौकरियों में लगभग 80% आरक्षण हो जाए, स्थानीय लोगों का, बाहरी लोग नौकरी करने भी नहीं आए, यहीं के लोग यहाँ पर नौकरी भी करें तो स्थानीय लोग यहाँ पर नौकरी करें, लोगों को नौकरी मिले, ये चाहते हैं। और ये सब तभी संभव है जब 6 अनुसूची लागू होगा। उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं, 2021 में लेह में हजारों लोग सड़क पर उतरे और नारे लगाए कि हमें 6ठी अनुसूची चाहिए, वरना यूटी वापस करो, जो आप केंद्र शासित राज्य बनाए हो इसको वापस करो। ये आवाज उठना शुरू हो गया। अब देखिए, प्रश्न यह है कि ये सारी चीजें, ये सारी मांगे जो है इनकी 6 अनुसूची को लेकर, तो सरकार देना क्यों नहीं चाह रही? तो सरकार का कहना है, केंद्र सरकार क्या कह रही है कि केंद्र सरकार कहती है कि लद्दाख को पहले से ही बहुत पैसा हमने दे दिया है और विकास की योजनाएं चल रही है। और यही जो हमने आपको बताया कि लद्दाख में जो आंदोलन उस समय में उठा था, अब फिर से यही आंदोलन 2025 में उठकर खड़ा हो गया है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो है लद्दाख की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ के जितने जेनजी हैं सब रोड पे आ गए। 2023 में गृह मंत्रालय ने जो है, संसद में जब ये बात पूछा गया तो गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि लद्दाख को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया है। हमने पूरा विकास का कार्य वहां पर करने का प्रयास किया है, जो जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा रहा है। दूसरा उसका कहना है कि केंद्र का कहना है कि 6ठी अनुसूची सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ध्यान रखना, 2 अनुसूची है जो जनजातियों का प्रोटेक्शन करती है। एक 5वीं अनुसूची है और दूसरी 6ठी अनुसूची है। 6ठी की हम लोग बात कर रहे हैं, 5वीं की भी बात करेंगे। तो 6ठी अनुसूची क्या है? पूर्वोत्तर के लिए बनी है। लद्दाख के लिए 5वीं अनुसूची जो थोड़ा कम स्वायत्तता दे रही है, कह रहा है सरकार की काफ़ी है। हमने 5वीं अनुसूची में तो उसको रखा ही, लेकिन 6ठी अनुसूची हम नहीं दे रहे हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा कि सर 5वीं अनुसूची क्या है और इसमें कौन कौन सी बातें हैं? 6ठा तो हमने कुल मिला जुला करके समझ लिया कि 6ठा में एक जो है व्यवस्था बनती है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है परिषद के रूप में और वही सिस्टम को चलाता है। इतना बात हमको समझ में आ गया। 5वां अनुसूची क्या है, ये भी एक प्रश्न है, काफ़ी है। और सरकार कह रहा है कि भाई हम इनको 5वां तो दे ही दिए हैं, दूसरा हमारे साथ समस्या है कि लद्दाख जो है चीन के सीमा पर है। ज्यादा अगर स्वतंत्रता हमने दे दिया, जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को दे दिया है, तो केंद्र का नियंत्रण वहां कम हो जाएगा, सेंटर कमजोर हो जाएगा वहां पर। और सेंटर कमजोर हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। इन द सेंस सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का ये खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा। तो सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है, इसलिए हम इनको नहीं दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट अपना तर्क दे रही है, ठीक है। अब देखिए, कहानी शुरू होता है जब 1946 से लेकर 49 तक के बीच में संविधान बन रहा था। यहां से हम चीजों को समझते हैं। और भारत उस वक्त आज़ादी के राह पे चल रहा था। 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय आदिवासी समूह लगभग 7 से 8% आबादी, यानी कि करोड़ों में आदिवासी लोग हमारे देश में थे। ये सारे लोग अपनी अलग अलग संस्कृति रखते थे, अलग अलग भाषा था, जीवन शैली था। इस सारे के लिए इनकी एक अलग पहचान थी, इनकी अपनी जीवन शैली के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, हर एक जनजातियों की अपनी पहचान है। लेकिन ब्रिटिश काल में इनका हालत बहुत खराब था, जैसा कि हमने आपको बताया। देखिए, ब्रिटिश काल में इनकी हालत बहुत खराब थी। अब बात आता है कि ब्रिटिश जो आदिवासी लोग, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसने आदिवासी क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज में, यानी कि बाह्य क्षेत्र में बांट दिया और कहा कि जो है आंशिक बाह्य क्षेत्र 2 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है बाह्य क्षेत्र और आंशिक बाह्य क्षेत्र? इसका मतलब है कि इन इलाकों में ब्रिटिश कानून पूरी तरह लागू नहीं होते थे।
मतलब जो ब्रिटिश व्यवस्था चल रही थी भारत में, तो जो ब्रिटिश भारत में लागू हो रहा था वो चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं हो रही थी। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र थे, जैसा कि हमने आपको अनुसूची 6 में बताया, जितने भी राज्य थे वहाँ लागू नहीं हो रहे थे। अब देखिए इससे हुआ क्या, कि आदिवासी लोगों की संस्कृति तो बची रही जो आज भी है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं हो पाया, यानी कि उससे ये वंचित रह गए। जो मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था है उससे ये वंचित रह गए। संविधान सभा का जब काम चल रहा था तो उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक जयपाल सिंह मुंडा थे, आदिवासी नेता थे बेचारे जयपाल सिंह मुंडा, और जितने भी और भी नेता थे जो इस मुद्दे से बहुत अपने आप को रिलेट कर पाते थे, उन लोगों ने माना कि आदिवासियों का विशेष संरक्षण तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश भी करते आए हैं और हमको भी करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह अगर हम अलग थलग कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उनको पूरी तरह जो है अलग थलग भी हमें नहीं करना है, हमें अपने में मिला कर रखना है, वरना ये भारत की मुख्य धारा में जो भारत का विकास हो रहा है उससे बहुत दूर हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। और हमारा तो विकास तभी माना जाएगा जब हम पूरे क्षेत्रों का विकास कर पाए, सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाता है, तो मुख्य धारा से कट जाएंगे। इसके लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई गई कि जितने भी अनुसूची हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे लोगों को एक जगह दिया जाए और इनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस किए जाए जो आर्टिकल 5 और 6 में रहेगा। थोड़ा समझ लेते हैं कि आर्टिकल 5 होता क्या है, चूंकि हम अभी बातें कर रहे थे आप लोगों से कि 5 का भी चर्चा करेंगे, तो 5 भी समझ लेते हैं और 6 तो हमने देख ही लिया है। तो अनुसूची जो 5वीं अनुसूची है, संविधान के अनुच्छेद 244 क्लोज 1 के तहत लागू होती है। किसके तहत? 244 क्लोज 1 के तहत लागू होती है। यह अनुसूची जो है मध्य भारत, आप मैप पे देख लीजिएगा, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, इन जगहों पर जितनी भी आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, इसके लिए ही बनाई गई है। इसमें 9 राज्य शामिल है जहां पे जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है, गुजरात है। ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, जनजातियां हैं। और इन लोगों के लिए जो अनुसूची है वो है अनुसूची 5। कौन सा अनुसूची है? 5। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नागर हवेली। यहाँ ये अनुसूची लागू होते हैं। मतलब अगर आपसे 5वीं अनुसूची कोई पूछ दे कि कहाँ लागू होता है, तो मध्य भारत, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में। राज्य पूछ दे तो 9 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुसूची लागू होती है। क्या है भाई इस अनुसूची की खासियत? देखिए, राज्यपाल जो हैं, जिस राज्य की बात हो, जिस राज्य की अनुसूचित जाति की बात हो, इनकी बात हो, जनजाति की बात हो, तो वो जो है राज्यपाल कुछ इलाके को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरियाज घोषित कर देते हैं। देखे कि भाई यहाँ पे जनजाति लोगों का एरिया है, जहाँ आदिवासी बहुसंख्यक होते हैं, उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, शेड्यूल एरियाज घोषित कर दिया जाता है। जैसे झारखंड में हमने एक संथाल परगना घोषित कर दिया है और यहाँ पर अनुसूची 5वीं लागू है, अनुसूची 5 लागू है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक जगह पे, हर एक स्टेट पे इसी तरह से किया जाता है। अब हर राज्य में क्या होता है, जो इसकी बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, 6ठी की नहीं बात कर रहे हैं। 6ठी हमने समझा दिया, फिर आपको बताते हैं। तो अब जो यहाँ पे हर राज्य में 20 सदस्यों की हम क्या करते हैं कि जनजातीय सलाहकार परिषद बना देते हैं। तो भाई चलाएगा कौन? उनकी बात तो वही जाने, वही अच्छे से बता पाएंगे, तो उनके आधार पे ही हम शासन चलाते हैं। तो राज्य सरकार क्या करती है, हर राज्य में 20 सदस्यों की एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनता है, जिसे TAC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TAC कहा जाता है। ये 5वीं अनुसूची की बात है, जिसमें 75% आबादी होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं 20 में से 75% हम लोग किसको रखते हैं? आदिवासियों को रखते हैं उसमें।
इस सलाहकार परिषद में। और यह सरकार को सलाह देती है कि आदिवासियों के लिए क्या नीति बनाई जाए। अब बताइए, आदिवासी ही जब सलाह देगा तो गलत देगा, अपने बारे में नहीं देगा, तो आदिवासियों की क्या नीतियां बनेगी यही लोग डिसाइड करते हैं हर एक राज्य में। ठीक है, 5वीं अनुसूची का जो लागू करने का मकसद है वो यही है कि आदिवासियों को बाहरी शोषण से, जो अंग्रेजों के समय में ये लोग बहुत बाहरी शोषण झेले हैं, तो हमने कहा कि भाई अब हम स्वतंत्र हो गए तो इनको शोषण से बचाएंगे, एक्सप्लोटेशन से बचाएंगे इनको, चूंकि ये इसी से हमेशा परेशान रहे हैं, तो बचाया जाए और इनका विकास किया जाए, मुख्य धारा में भारत के लाया जाए कि ये भी कुछ कर सके, ये भी बड़े बड़े पोस्ट को धारण कर सके। लेकिन ज़्यादा स्वायत्तता, ऑटोनोमी जैसे 6 शेड्यूल में है उतना इन लोगों के पास नहीं है। मतलब 6 वालों को जितना मिला उतना इनके पास नहीं है। तो इसीलिए लद्दाख कहता है कि भाई 5वां से काम नहीं चलेगा, हम 97% आदिवासी हैं, तो हमको क्यों 5वां दे रहे हैं, हमको आप जो है 6ठा अनुसूची दे दीजिए, यही उनकी मांग है। ठीक है, अब देखिए देती है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अंतिम फैसला लेती है इसमें कि क्या करना है। यह एक संरक्षक यानी कि पैटर्नलिस्ट दृष्टिकोण है कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी बातें हम सुन रहे हैं और उसके आधार पे काम कर रहे हैं। अब जिसमें सरकार तय करती है कि आदिवासियों का हित क्या है, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में, तो उस तरह की ऑटोनोमी नहीं है जितना कि हमने आपको 6 वाले में बताया था। अब 6ठी अनुसूची को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था, ग्राउंड में सब समझा दिया था एक बार में कि लद्दाख वाला मामला क्या है। 6ठी अनुसूची फिर से एक बार देख लीजिए। 6ठी अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 के आर्टिकल 244 के जो है क्लोज 2 और 275 के क्लोज 1 के तहत लागू की जाती है। खास तौर पे कहाँ लागू की जाती है? पूर्वोत्तर भारत में। कौन कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य हैं। इनके आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई, हमने आपको पहला भी कहा। यह ज़्यादा स्वायत्तता यानी कि 5वीं से ज़्यादा इन्हें ऑटोनोमी दी जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो आदिवासी हैं इनकी संस्कृति और शासन व्यवस्था बहुत अलग शुरू से भी थी और अलग रहे भी, हम उसमें ज़्यादा नहीं एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पूर्वोत्तर अपना एक अनोखी पहचान शुरू से रखता है। असम देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए जैसे क्षेत्र हैं। अब वहाँ पर खासी, गारो, बोडो जैसी आदिवासी अपनी परंपरा परिषद बनाकर बैठे हुए हैं और वो उसी के अनुसार डिसीजन करते हैं। वही परंपरा परिषद है जो वहाँ की व्यवस्था चलाती है। जैसा कि हमने आपसे कहा, उनकी संस्कृति और शासन मुख्य भारत से बिल्कुल अलग है। मुख्य भारत की बहुत सारी चीजें वहां लागू नहीं होती है। अब देखिए, 1940 के दशक में बोडो और नागा जैसे समुदायों ने अलग राज्य या स्वतंत्र रहने की मांग शुरू कर दी थी। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तभी से संविधान सभा चाहती थी कि स्वायत्तता देकर इन्हें भारत के साथ जोड़ा जाए, इनका अधिकार छीनने पे दिक्कत हो जाएगा और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, विरोध शुरू हो जाएगा, अलगाववाद शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए 6ठी अनुसूची हमें बनाकर देनी पड़ी कि भाई आप लो और अपनी व्यवस्था चलाओ। और वही हमने आपको बताया कि उसी के लिए वहाँ पर हमने बना दिया कि एक स्वायत्त जिला परिषद रहेगा, ADCS जिसको कहा जाएगा, और वही वहाँ की व्यवस्था यानी कि सरकार चलाएगी। ये हमने सोच लिया, वहाँ का ज़मीन हो गया, स्कूल हो गया, ये सारे चीज़ों को वो देखेगी। जो विवाह विरासत जो भी है सब फैसला वही लेगी। जैसे मिजोरम की जो है चाकमा परिषद, वहाँ कर वसूलती है, टैक्स वसूलती है, इस तरह से वही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जयपाल सिंह मुंडा कौन है? वही जो अंबेडकर साहब के साथ थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को आत्मनिर्णय चाहिए, खुद से निर्णय करने दीजिए उससे। और 6ठी अनुसूची उनके मांग की जवाब थी कि भाई जो मांग रहे हैं हम 6ठी अनुसूची बना के तुमको दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांति से रहो। अंबेडकर क्या चाहते थे? अंबेडकर जी चाहते थे कि आदिवासियों का विकास हो, लेकिन देश की एकता भी बनी रहे, कमजोर न हो।
इसीलिए 5वीं अनुसूची को केंद्र का नियंत्रण केंद्र का नियंत्रण 5वीं में ज़्यादा रखा गया और 6ठी में ऐसे राज्यों को रखा गया जिस पर हमारा नियंत्रण थोड़ा कम होगा, वो अपने अनुसार व्यवस्था चलाएंगे। तो यही पूरा मामला है। उम्मीद है कि 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची की पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। लद्दाख क्यों मांग रहा है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।